ओके, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी विल डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायसिंग। देखिए, पिछली जो मेरी क्लास थी उसके अंदर में आप लोगों ने जो पी एन डायोड थी, यानी कि पी एन जंक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास में टाइप्स बन सकते थे, यानी कि किस तरह से पी एन जंक्शन डेवलप होता है, कैसे उनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स हम डेवलप करते हैं, क्या हमारे पास में एपिटेक्शियल मेथड होता है, और किस तरह से हमारे पास में एक डिप्लीशन लेयर डेवलप होती है। डिप्लेशन लेयर के अंदर में भी आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर जो आयंस थे, जो हमारे पास में, अगर मैं पी एन जंक्शन की बात करूँ तो ये मेरे पास में पी एन जंक्शन आप लोगों ने देखा था। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो मेरे पास में लेयर बनती है, यानी कि डिप्लेशन लेयर बनती है, उसके पास में हमारे पास में आयंस जो होते हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब पी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्टर आयंस होते हैं, और यहाँ पर मेरे पास में डोनर यानी कि नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसके कारण में यहाँ पर क्या डेवलप होती है, एक पोटेंशियल जो डेवलप हो जाता है, जिसको आप लोगों ने क्या जाना था, एक मेरे पास में बैरियर वोल्टेज के नाम से जाना था, या फिर बिल्ट इन वोल्टेज के नाम से जाना था। तो ये पूरा बेसिक आप लोगों ने वहां पे समझ लिया होगा। क्या मेरे पास में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके बारे में भी आप लोगों ने देख लिया था। दूसरी चीज आप लोगों ने देखी थी जो मेरे साथ में, वो देखी थी माइनॉरिटी कैरियर। ये दोनों चीजें आप लोगों ने बात करी। अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो पी टाइप में मेरे को आप लोग ये बताओ कि इसके अंदर में माइनॉरिटी कैरियर कौन है भाई, क्योंकि पी टाइप है तो इसके अंदर में जो माइनॉरिटी कैरियर मेरे पास में आएंगे, आपका आंसर होना जी यहाँ पर तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो मेरे पास में यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर का काम कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि भाई मेरे को एन टाइप के अंदर में बताओ, तो एन टाइप के अंदर में आप लोग बताएंगे यहाँ पर मेरे पास में जो होल्स होते हैं, यानी कि एन के अंदर में जो भी होल्स होगा, यानी वो मेरे पास में एक माइनॉरिटी कैरियर के रूप में काम करेगा। लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई मैं इसको बायस कर देता हूं, या फिर मैं इसके अंदर मेरे को वोल्टेज इसके चारों तरफ, दोनों तरफ में लगा दूं, इसके दोनों रोड्स के ऊपर में, तो आपसे मैं पूछूं कि अब मेरे को ये बताओ कि यहां से जब होल रहेगा, मान लो ये मेरे पास में होल था, ये यहां से मूव करके और इस डायरेक्शन में चला गया यहां पर, और यहां पर मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां से मूव करके इसके डायरेक्शन में चला गया। तो सॉरी, यहां पर मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन थे जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पे चला गया इस पर्टिकुलर एरिया में। तो आप क्या कहेंगे कि भाई मेरे पास में पहले यहां पे माइनॉरिटी कैरियर कौन था, इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब ये एन से और पी के साइड में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए, जब हमने इसको बायस कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अभी नया आया है ये अपने आप में क्या कहलाएगा, ये अपने आप में कहलाता है एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आगे, जब हमारे पास में बीजेटी के केसेस आएंगे, बीजेटी पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। बार बार मैं इन्हीं के साथ में वहां पर डील करने वाला हूं। और जब यहां पर बात करूं तो मेरे पास में जो होल था यहां से मूव करना शुरू किया, और ये आ गया एन टाइप के अंदर में। जब एन टाइप के अंदर में आ जाता है तो एन टाइप में आप लोगों को बताया कि यहाँ पर होल जो होते हैं वो मेरे पास में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। लेकिन जब ये पी से उठकर, जो पी के अंदर में अपने आप एक मेजॉरिटी कैरियर हुआ करता था, वो वहां से उठ के मेरे पास में एन टाइप में आ गया, तो अब ये क्या बन गया मेरे पास में, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर बन गया। ठीक है, तो दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि क्या मेरे पास में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं और क्या मेरे पास में एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। अब आप लोगों से मैं ये पूछ दूं कि भाई मेरे को ये बताओ कि आप लोगों ने जो करंट इसके अंदर में फ्लो करवाया, जब आपके पास में डायोड जो आप लोगों ने ली, तो इस डायोड के अंदर में करंट बेसिकली फ्लो किसके कारण हुआ है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण या एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर के कारण में। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो मेरे पास में चार्ज था, यानी कि यहां पर मेरे पास में होल था, मान लो अगर मैं इसको होल से ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मूव करके इस डायरेक्शन में गया है, तो यहां पर जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई पी के अंदर में तो अपने आप में मेजॉरिटी था, लेकिन हम ओवरऑल करंट की बात करें तो ओवरऑल करंट मेरा किसके कारण में फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है मेरे पास में माइनॉरिटी कैरियर जो एक्सेस में आ गए, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर के कारण मेरे पास में क्या हो रहा है, इनका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को समझ में आई पिछले क्लास के अंदर में। अब मैं जो यहां पर बात करना चाहूंगा वो यहां पर बात करेंगे हम, ठीक, यहां पर हम बात करेंगे इसके बायसिंग को लेकर। देखिए, बायसिंग का मतलब होता है कि आप उसके दोनों तरफ में वोल्टेज लगा दो, और बायसिंग के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैं पहले इसके अंदर में बात करूं कि मेरे पास में जो बायसिंग होती है वो आप लोगों ने सिंपल इसका समझ लिया था कि जो मेरे पास में ये ट्रायंगुलर टाइप होता है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं इसके साथ में, तो इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन मेरे पास में डेवलप हो गए। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देखा। अगर मैं ऐसा करूं कि मेरे पास में पी साइड है उसको मैं पॉजिटिव से जोड़ दूं, और एन साइड है उसको मैं नेगेटिव से जोड़ देता हूं बैटरी के टर्मिनल से। यहां पर हम एक जो स्विच जरूर लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर सकते, वरना सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां पर इसको डायरेक्ट यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई होगी चीजें। अब मैंने ये क्या कहा कि इसको मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया, यानी कि मेरे पास में एक करंट फ्लो करेगा जिसको आप लोग आई के नाम से जानेंगे। दूसरे केस में यहां पर आप लोगों से देखूं कि ये मेरे पास में एक डायोड है, जिसके अंदर में मेरे पास जो पी एन जंक्शन डायोड थी, इसको मैंने क्या किया,
एन को मैंने जो नेगेटिव चार्ज से कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और मेरे पास में जो पी था यानी कि जो मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि एन जंक्शन है, उसको मैंने अपने पॉजिटिव चार्ज से कर दिया। तो इस केस के अंदर में आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास क्या बन गई है, एक रिवर्स बायस बन गई है। तो ये मेरे पास में बन गया फॉरवर्ड बायस बन गया, और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, इसको आप बोलेंगे रिवर्स बायस के नाम से जानेंगे। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को समझ में आई। अब मैं बात करूं इसके वोल्टेज को लेके या फिर इसका करंट को लेके। अब यहां पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं उनको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं यानी कि मेरे पास में ये कुछ इस तरह का जंक्शन बनेगा, ये चलो यहां पर मैं जंक्शन आप लोगों को बना के दिखा देता हूं। ये पहले केस के अंदर में जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं तो नॉर्मल हमारे पास में मान लो डिप्लीशन लेयर थी, जब हमने इसको क्या कर रखा था, न्यूट्रल था, ओपन सर्किट था, कोई भी इसके अंदर में बायसिंग हमने नहीं कर रखी थी, तो ये विड्थ जो थी इतनी थी। यहां पर अगर मैं इसके अंदर में बायसिंग कर देता हूं तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जो डिप्लीशन विड्थ है ना, ये अपना एरिया थोड़ा छोटा कर लेती है, यानी कि ये अपने आप में क्या बन जाएगी, अब ये इतनी बनेगी, जिसको अभी मैं डार्क कर रहा हूं, केवल और केवल इतनी मेरे पास में ये बनने वाली है। यानी आप कहोगे कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसके अंदर में डिप्लीशन विड्थ जो होती है वो हमारे पास में क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। अब डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो गई है। अब पहले आप लोगों को ये डिप्लीशन विड्थ इतनी, यहां से अगर कोई मेरे पास में होल था उसको यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पर जाना था, तो उसके लिए हमें कितना वोल्टेज उसके दोनों तरफ में लगाना पड़ रहा था, जो उसका V नोट हुआ करता था। अगर सिलिकॉन डायोड की बात करें तो उसके अंदर में 0.7 टिपिकल वैल्यू थी। लेकिन जब आप इसको बायस कर देते हैं यानी कि जब आपने इसके दोनों तरफ में वोल्टेज लगा दिए हैं, तो ये जो वोल्टेज है ये अपने आप में कम हो जाएगी, और इसके अंदर में जब हमारे पास जो विड्थ होगी यानी कि बैरियर वोल्टेज रहेगा वो क्या कर जाएगा, ओवरकम कर जाता है। यानी कि वो इजीली हमारे पास में क्या हो जाती है, जब डिप्लीशन विड्थ मेरे पास में कम हो गई है तो आप कहेंगे कि जो पहले 0.7 उसका वीडी डेवलप हो रहा था अब वो उससे कम लोअर लेवल पर आ जाएगा। यानी कि जो बैरियर हाइट अब बोल रहे थे ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से, अगर मेरे पास में होल है उसको यहां से इस तरफ जाना है तो इतने बैरियर को क्रॉस करके जाना हुआ करता था। लेकिन इस केस के अंदर में क्या होगा, इतना बैरियर नहीं रहेगा, अब उसका बैरियर क्या रहेगा, पहले अगर इतना था तो अब उसका बैरियर आ जाएगा यहां कहीं, तो इतनी वोल्टेज उसको भी हमें देनी पड़ेगी ताकि वो इजीली वहां से क्रॉस कर जाए। तो ये इसकी जो मेरे पास में था फॉरवर्ड बायस को लेकर थी। लेकिन यहां पहली चीज आप लोग को इसके अंदर में ध्यान रखना है कि उसकी डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है। क्वेश्चन आता है आप लोगों का। दूसरा, उसके अंदर में अगर आप लोगों से बैरियर वोल्टेज से रिलेटेड बात कर दें तो बैरियर वोल्टेज वहां पर क्या हो जाती है, मेरे पास में रिड्यूस हो जाती है। बैरियर हाइट जो होती है मेरे पास में रिड्यूस हो जाती है। क्यों होती है उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल लेक्चर जब हम बात करेंगे उसके अंदर में। फिर बात करूं मैं रिवर्स बायस को लेकर, तो रिवर्स बायस के अंदर में आप लोग देखेंगे कि जो मेरे पास में बैरियर वोल्टेज का यहां पर जो डिप्लीशन लेयर बन रही थी, तो डिप्लीशन लेयर की जो मेरे पास में विड्थ है वो यहां पर इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है इसके अंदर में, मेरे पास डिप्लीशन विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरे इसके अंदर में क्या होता है इफेक्ट, जब भी आप बात करेंगे बैरियर वोल्टेज को लेके, तो बैरियर वोल्टेज इसके अंदर में क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। पहले अगर ये इस लेवल पे था मेरे पास में, ये मेरे पास में V नोट लेवल था, तो अब ये इंक्रीज होकर इतना लेवल और चला गया। यानी कि इसके अंदर में जो हमने VBR जो भी मेरे पास में रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगाई वो भी उसके साथ में जुड़ जाती है। यानी इस होल को या इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव करना होगा तो इतना वोल्टेज और मूव उसको देना पड़ेगा। यानी अगर उसके पास में पहले 0.7 वोल्टेज में अगर इजीली मूव कर रहा था, ये इसके अंदर में 0.7 वोल्टेज में मूव कर रहा था, तो हमने उसकी बैरियर वोल्टेज जो थी वो इंक्रीज कर दी। जब उसको रिवर्स बायस करते हैं तो अब उसको हमें कितना देना पड़ेगा, उसको 0.9 में भी उससे ऊपर जितना भी हमने रिवर्स बायस किया है उससे ऊपर हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी मेरे पास में फॉरवर्ड बायस डायोड होता है तो करंट जो होता है वो केवल और केवल किसके थ्रू चलता है, हमारे पास में मेजॉरिटी कैरियर के कारण चलता है। लेकिन वो मेजॉरिटी कैरियर जब इसके अंदर में जाता है तो वो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर बन जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई इस करंट की वैल्यू बताओ, मेरे पास में कितना करंट इसके अंदर में डेवलप हुआ होगा। तो बिल्कुल ईजी है इसके अंदर में, तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इस करंट को फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी न्यूमेरिकल सम डील करेंगे। तो ये जो करंट इसके अंदर में जाता है जिसको फॉरवर्ड करंट के नाम से जानते हैं, ये नीचे मैं बैटरी नहीं बनाऊंगा बार बार में, या फिर जो मेरे पास में वोल्टेज सोर्स है वो नहीं बनाऊंगा, कि जिसके अंदर में आप लोगों को सीधा सीधा समझना है कि ये वोल्टेज जो है वो हमने फॉरवर्ड बायस कर रखा है, यानी कि P को हमने पॉजिटिव से और N है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब ये जो IF यहां पर डेवलप होगा, यानी कि जो करंट यहां से फ्लो करके जाएगा, इस करंट की वैल्यू आप लोग को ध्यान रखनी है, दैट इज इक्वल टू IS। अब IS क्या होता है मेरे पास में, ये एक सैचुरेशन करंट होता है। मैंने आप लोगों को सेमीकंडक्टर जब पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास में कोई सेमीकंडक्टर होता है तो उसके अंदर में एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो कर रहा होता है। अब रिवर्स सैचुरेशन करंट किसके कारण फ्लो करता है, आप लोगों को ध्यान है भाई,
ये हमारे पास में फ्लो करता है माइन्यूटी कैरियर्स के कारण में। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट आप बोलेंगे आई एस उसके अंदर फ्लो कर रहा है, और इसकी वैल्यू मेरे पास में इसका जो फॉरवर्ड करंट जब इसके अंदर फ्लो करेगा, जब हम इसके दोनों तरफ में वोल्टेज यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो जो करंट इसके अंदर फ्लो करने वाला दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर, और वीडी मेरे पास में जो उसका बिल्ट इन वोल्टेज होता है, ईटा हमारे पास में सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी फैक्टर बोलते हैं या फिर रिकम्बिनेशन फैक्टर बोलते हैं, और ये मेरे पास में वीटी जो थर्मल वोल्टेज इसके अंदर में जनरेट होती है, वो आप लोगों इसके फॉर्मूले को अंदर में यूज करते हैं। और माइनस में मेरे पास में क्या होती है, 1 होती है, यानी कि हमारे पास में वोल्टेज जो होगी, सॉरी इसके अंदर में जब फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बहुत सारी बुक्स के अंदर में आप लोग देखेंगे तो खाली मेरे पास में ये वैल्यू भी गिवन होती है, लेकिन आप लोग को जो एग्जैक्ट यहाँ पर डेफिनेशन यूज करनी है वो ये फैक्टर -1 आप लोग को इसके अंदर में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर में कंफ्यूज ना हो जब भी आप लोगों से डायोड के करंट के बारे में बात करेगा, क्योंकि मेरे पास में डायोड जो होती है वो मेरे पास में नॉन लीनियर डिवाइस होती है। और ये हमने जब सेमीकंडक्टर को हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि जितने भी हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स होंगे या फिर बीजेटी होगा या फिर मेरे पास में फेट होंगे यानी कि मॉसफेट वगैरह होंगे, जेफेट होंगे, सारे मेरे पास में क्या होते हैं, ये नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं। नॉन लीनियर डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो भी वोल्टेज यहां पर डेवलप होती है, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज को हमें निकालना होता है तो इसके अंदर में कितना करंट मेरे पास में फ्लो करवाया यानी कि आई करंट, और कितना इसका रेजिस्टेंस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम बोलते हैं कि उसके अंदर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है या कितना उसके अंदर में पोटेंशियल ड्रॉप वहां पर डेवलप हो गया है। तो ये मेरे पास में होती है आई आर से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये मेरे पास में केवल और केवल वैलिड होता है लीनियर डिवाइसेस के लिए। यहां पर जो मेरे पास में डायोड है वो मेरे पास नॉन लीनियर डिवाइस है, तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो करंट निकालने के लिए मेरे पास में ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, आई एस एक्सपोनेंशियल पावर वीडी मेरे पास में क्या रहेगा, यहां पर मेरे पास में वीडी होते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर जो मेरे पास में डायोड के अक्रॉस हमें लगा रखी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वीडी मेरे पास में क्या रहेगा, वीटी मेरे पास में थर्मल वोल्टेज होती है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू होती है 26 मिलीवोल्ट, आप लोग को इसके अंदर में याद रखनी, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा होता है। और नॉर्मल अगर वीडी की बात करता है फॉरवर्ड बायस के अंदर में, तो बाकी तो क्वेश्चंस के अंदर में गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो 0.5 आपको जर्मेनियम के लिए यूज करना पड़ता है, और 0.9 वोल्ट जो होती है वो मेरे पास में सिलिकॉन के लिए यूज करना होता है। जब आप लोगों को दे दिया जाए कि सिलिकॉन की डायोड है या जो मेरे पास में जर्मेनियम की डायोड है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी फैक्टर मेरे को ये बताता है कि कितने, जब ये डायोड जब आप लोग इसको फॉरवर्ड बायस कर देंगे, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो भी बता रहा हूं, इसके अंदर में मैं अगर यहां पर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप लोग यहां पर देखो कि मेरे पास में जब यहां पर डायोड थी और जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो यहां से मेरे पास जो फॉरवर्ड बायसिंग हुआ तो यहां से जो होल्स थे ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया, यहां से नेगेटिव से जो टर्मिनल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा। और क्योंकि यहां पर आप लोगों को पता है कि ये मेरे पास में माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे वो यहां से आएंगे और इसके मेजॉरिटी कैरियर इसके अंदर में एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा होगा तो ये यहां पर क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन यानी कि रिकम्बिनेशन होना यहां पर शुरू हो जाता है। तो ये किस फैक्टर से हो रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास में ईटा से, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज इसके अंदर में है। नॉर्मल हमारे पास में हम जब भी यूज करते हैं तो ईटा की वैल्यू हमें अपने क्वेश्चंस के अंदर में 1 लेके चलनी होती है। और आजकल जो नया ट्रेंड चला है उसके अंदर में लार्जर करंट है तो मेरे पास में 1 यूज करनी होती है। और जब आप लोगों के पास में स्मॉलर करंट है यानी कि बहुत छोटे करंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नैनो एम्पियर के बारे में बात कर रहे हैं, पिको एम्पियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसकी वैल्यू को 2 यूज करके चलेंगे। नॉर्मल हमारे पास में जो करंट्स गिवन होंगे जब हम एडीसी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर हमारे पास में मिली एम्पियर के अंदर में आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर में ये गिवन होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे पास में आईएस सैचुरेशन करंट को लेकर बात कर लेता हूं। तो 3 चीजें आप लोगों ने इसके अंदर में समझी हैं कि वीडी आप लोगों ने समझ लिया, वीडी आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है, फिर हमने देखा वीटी क्या होता है, ईटा क्या होता है। अब देखो ये आईएस क्या होता है, आईएस होता है मेरे पास में सैचुरेशन करंट। और डायोड के अंदर जब आप लोगों को बताया था कि मेरे पास में जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर में जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर करते हैं तो सैचुरेशन करंट जो होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। ये चीज आप लोगों ने देखी थी कब, जब मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा था। लेकिन जब हम डायोड की बात कर रहे हैं तो डायोड का ये थोड़ा सा ना उस थंब रूल को ये अपोज करता है। तो यहां पर ये कहता है कि एवरी 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आईएस यानी कि जो इसका सैचुरेशन करंट होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, यहां पर डबल कर लेता है। तो बस ये छोटा सा एक पॉइंट है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए, आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर में। यानी कि आप भी जब बात करेंगे तो सैचुरेशन करंट जो है वो इसके अंदर में डबल हो जाता है। तो फॉरवर्ड जो करंट होता है मेरे पास में एक्सपोनेंशियल
इंक्रीज होता है कि वो क्योंकि आप लोगों ने देखे उसके फॉर्मूला के अंदर में मेरे पास में वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी आप लोगों ने देखा और -1 आ रहा था, यानी कि इसके अंदर में एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही थी। तो एक्सपोनेंशियल टर्म आने की वजह से मेरे पास में करंट जो एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा होता है। और करंट जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा भाई मेरे पास, क्योंकि यहाँ मेरे पास में P है और ये मेरे पास में N है, तो यहाँ पर आप लोगों ने बैटरी इसके अंदर में यूज करिए पी एन जंक्शन के लिए। तो करंट का जो फ्लो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट होता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप लोगों को जानकारी है कि ये रहेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये इस तरह से, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा होगा। और मैं बात करूं अगर मेरे पास में जो कन्वेंशनल करंट होगा, तो कन्वेंशनल करंट हमेशा आप लोगों को फ्लो करवाना होता है पी से एन की तरफ में इसका करंट मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फॉरवर्ड करंट जो यहां पर हो रहा है वो किसके कारण, डिफ्यूजन करंट है या ड्रिफ्ट करंट है। तो यहां पर मेरे पास में पी के अंदर में क्या थे, मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, होल्स थे। तो ये होल्स जो थे वो मूव करके कहां जा रहे थे भैया, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, और यहां पर उनकी कंसंट्रेशन क्या थी, मेरे पास में कम थी। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर में जो करंट यहां पर फ्लो कर रहा होता है, बहुत से लोगों को दिमाग में ये होता है कि भाई ये ड्रिफ्ट करंट होता है। भाई ड्रिफ्ट करंट भी हो इसके अंदर में होता है, दोनों करंट इसके अंदर में होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी यानी कि डोमिनेंट जो मेरे पास में फैक्टर होता है वो यहां पर आपका कौन सा होता है, वो डिफ्यूजन का होता है। डिफ्यूजन का क्यों होता है, क्योंकि पी टाइप के अंदर में जो होल्स बहुत ज्यादा एक्सेस में मेरे पास में थे वो यहां से मूव करके कहां पे चले गए, वो एन टाइप के अंदर में चले गए, और एन टाइप के अंदर वो क्या बन गई, वो मेरे पास में एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर जरूर बन गए, लेकिन यहां पर जो फ्लो हुआ है उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण में हुआ। तो आप लोग कहेंगे कि जो फॉरवर्ड करंट होता है किसी भी डायोड के अंदर में वो कौन सा होता है, डिफ्यूजन करंट होता है भाई, ठीक है। और अगर माइनॉरिटी कैरियर की बात करें तो माइनॉरिटी कैरियर के ऊपर में यहां पर फोर्स लग रहा होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा होगा, ये यहां से मूव करके इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। और यहां पर मेरे पास में जो होल थे वो यहां से मूव करके इस डायरेक्शन में आ गए, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी ग्रेडियंट था, हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। तो मेरे पास जो फॉरवर्ड करंट यहां पर आपके पास में निकल के आया है दैट इज डिफ्यूजन करंट, आप लोग उसको जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर में कट इन वोल्टेज, या फिर मेरे पास में ऑफसेट वोल्टेज के नाम से भी आप लोग जानते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से भी आप लोग उसको जानते हैं। तो जिसको हमने देखा था कि कट इन वोल्टेज बोल लीजिए, या ऑफसेट वोल्टेज के नाम से भी आप लोगों ने उसको जाना है, और या फिर आप बोल सकते हैं नी वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। देखिए इन सबका डेफिनेशन जो नाम है वो सेम है, जो लेकिन इसको अगर हम कॉमन डेफिनेशन इसकी देना चाहें तो वो वोल्टेज हमें उस डायोड के अक्रॉस अप्लाई करनी चाहिए जिसके थ्रू उसके अंदर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। कौन सा करंट, फॉरवर्ड करंट उसके अंदर में फ्लो होना शुरू हो जाए। देखिए समझते हैं उसको कैसे हम उसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो अब मान लो मेरे पास में जो डायोड थी इसके अंदर में ये मैंने इसको फॉरवर्ड वोल्टेज दे दिया, यानी कि फॉरवर्ड इसको बायस कर दिया। अब आप लोगों को समझ में आ गया क्या फॉरवर्ड होता है, क्या मेरे पास में रिवर्स होता है। जब इसके अंदर में वोल्टेज हमने अप्लाई किया, मान लो मैंने 0.1 इसके अंदर में वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया इनिशियली, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पर एक एमीटर यहाँ पर डेवलप कर दूँ, एक एमीटर यहाँ पर लगा दिया जाए, तो यहाँ से कोई भी करंट मेरे को फ्लो होता नहीं दिखाई देगा। करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो होने का मतलब है कि जो चार्ज यहाँ से चला है वो घूम फिर के वापसी अगर इसी पोजीशन पर आ जाता है तो हम बोलते हैं मेरे पास में सर्किट क्लोज हो गया है और मेरे पास करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे 0.1 जब वोल्ट लगाया तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं किया। मैंने इस वोल्टेज को बढ़ाया 0.2 वोल्ट कर दिया, नहीं बढ़ा, फिर मैंने 0.3 किया, नहीं किया। ऐसे करते करते अगर मेरे पास में सिलिकॉन की डायोड है तो सिलिकॉन के डायोड के अंदर में अगर मैं इसके पास में 0.6 या 0.9 वोल्टेज के अक्रॉस लगा देता हूँ इसके अक्रॉस, तो आप देखेंगे कि इसके एमीटर ने थोड़ी सी अपनी करंट की रीडिंग दिखानी शुरू कर दी है। तो जिस वोल्टेज के ऊपर में, ध्यान से सुनना, जिस वोल्टेज के ऊपर में मान लो इसने 0.9 के ऊपर में या फिर 0.7 नॉर्मल हम टिपिकल वैल्यूज की 0.7 के आसपास लेके चलते हैं, जब हम बीजेटी के क्वेश्चंस करेंगे या फिर डायोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे 0.7 और 0.6 के बीच में हम इसको रखते हैं। तो ये जो वैल्यू आप लोग देखेंगे कि 0.7 पर जब हमने वोल्टेज लगाई तो इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये करंट फ्लो होना शुरू हुआ उसी को हम बोलते हैं नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नोट्स आप लोगों को सब मिल जाएंगे भैया, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। या फिर आप इसको जानते हैं ऑफसेट वोल्टेज के नाम से भी जानेंगे। जब हम बात करते हैं जो ओपैम्प वगैरह होते हैं तो वहां पर हम ऑफसेट वोल्टेज को ज्यादा इसके अंदर में प्रीफर करते हैं। या फिर आप इसको जानते हैं कट इन वोल्टेज के नाम से, ठीक है। और फिर हम ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज जब आप लोग देखेंगे, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज एक बार फिर दोबारा आएगी जब हम जीनो डायोड के बारे में इसके अंदर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वैसे डेफिनेशन छोटी छोटी याद रखनी है। अभी सिर्फ डेफिनेशंस पे मैं काम कर रहा हूं, क्वेश्चंस इसके बाद में देखेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ में सीखा है कि कैसे हम करंट को फाइंड आउट करते हैं, और अब करंट की मैंने आपको वैल्यू बता दी है।
उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि फॉर्मूला क्या था, आई एस यानी कि उसका सैचुरेशन करंट, और एक्सपोनेंशियल टर्म मेरे पास में वी डी या उसकी तरफ में जो आपने वोल्टेज लगाया है ईटा वी टी और -1, ये मैंने फॉर्मूला इसका आपको डिजाइन करके दिखाया। अब देखो थोड़ी सी चीज यहां पर समझने की कोशिश करना कि जो मेरे पास में जो वोल्टेज होगा यानी कि जो मैं उसके अक्रॉस में वोल्टेज लगा रहा हूं या डिप्लीशन विड्थ पे मैं लगा रहा हूं, तो और दूसरा मेरे पास में टेम्परेचर, ये जो करंट है ये कहीं ना कहीं मेरे पास में टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे इनके इफेक्ट को पहचानना पड़ेगा कि भाई कहाँ कैसे ये मेरे पास में इसके इफेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों ने करंट को, अगर मैं छोटी सी इसके अंदर में डेफिनेशन देना चाहूँ, तो अगर इस 1 को मैं यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दूँ कुछ देर के लिए, तो आप लोग देखेंगे कि जो मेरे पास में करंट का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू आई एफ दैट इज इक्वल टू आई एस ई वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। ये मेरे पास में बन गया, ईटा की वैल्यू नॉर्मल हम वन लेकर चलेंगे, और टी मेरे पास में क्या हो गया, टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर में जो वोल्टेज थर्मल वोल्टेज डेवलप होती है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि आई एस जो होगा, जो मेरे पास में आई एस है यानी कि करंट जो मेरे पास में होता है, सैचुरेशन करंट होता है, वो एवरी 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में कितना इंक्रीज हो जाता है भाई, वो मेरे पास में डबल हो जाता है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाता है इनिशियल का। ये भी आप लोगों ने देखा। और दूसरा मैं बात करूं कि ये मेरे पास में फैक्टर जो होगा वीटी जो होगा, वीटी क्या होता है, वीटी की वैल्यू आप लोगों ने देखी थी कि टी बाई 11,600 यानी 11,600 से अगर उसको डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरे पास में इतना वोल्टेज जनरेट होकर आता है मिली वोल्ट के अंदर में, या फिर जो भी वोल्ट होगा उसके अंदर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू होती है 26 मिली वोल्ट। ये समझ आई चीज। अब जैसे भी टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो ये 26 से 27 भी होगा भाई, 27 से 28 भी होगा, 29 भी होगा, यानी कि ऐसे वैल्यूज मेरे पास में क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होंगी। तो ये डिनोमिनेटर फैक्टर इसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये डिनोमिनेटर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। और ओवरऑल इसका मैं इफेक्ट देखना चाहूँ इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर में, तो ये पूरी एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होगी, मेरे पास में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो मेरे पास में जो इफेक्ट आई एस यानी कि इंक्रीज कर रहा था, इसके कारण में सैचुरेशन करंट जो इंक्रीज हो रहा था मेरे पास में, वहीं पर मेरे पास में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। देखो इफेक्ट दोनों का टेम्परेचर पर, इफेक्ट टेम्परेचर का दोनों चीजों पर हो रहा है, सैचुरेशन करंट पर भी हो रहा है, क्योंकि मेरे पास में फॉर्मूले के अंदर में एक वीटी टर्म यहां पर आ गई है, तो इसको भी वो चेंज करेगा। तो जितना ये चेंज होगा उतना लगभग ये मेरे पास में चेंज होगा। तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड करंट होता है किसका, डायोड का, जो मेरे पास में फॉरवर्ड करंट मेरे पास में डायोड का होता है, जो आई एफ से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये कि जो मेरे पास में फॉरवर्ड करंट है डायोड का, वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है? तो आप लोगों ने देख लिया भाई टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है दोस्त? क्योंकि वहां पर लोगों ने देखा कि ये फैक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर दूसरा फैक्टर जो यहां पर आ रहा है आप लोगों का, वो यहां पर डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण में मेरे पास में ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो क्या कहेंगे कि ये मेरे पास में इंडिपेंडेंट होता है। क्या रहेगा भाई मेरे पास में, ये इंडिपेंडेंट आप लोगों के पास में रहने वाला। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूं मैं कि जो मेरे पास में फॉरवर्ड वोल्टेज आप लोगों ने दी वो किस किस पे डिपेंड कर रही होती है। अब इसके अंदर में जो फॉर्मूला था मेरे पास में वीडी का, देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। ये नोट जो आप लोग को यहाँ पर बना के दिए जा रहे हैं वो सारे आप लोगों को पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज की बात कर रहा था, अभी मैं बात कर रहा था करंट को लेके। तो करंट आप लोगों ने देख लिया कि ये मेरे पास में क्या होता है, करंट तो मेरे पास में इंडिपेंडेंट होता है भाई, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वोल्टेज को लेके। तो वोल्टेज जो आप लोगों ने यहां पर लगाई है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है इसके अंदर में। तो इस फॉर्मूले को जब हम लॉग वगैरह यूज करते हैं, लॉग से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे आई एफ का आप लोगों ने फॉर्मूला था आई एस ई, एक्सपोनेंशियल टर्म थी वीडी डिवाइडेड बाई ईटा वीटी। मैंने कहा ना -1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है -1 के साथ में आप लोग उसको लिखेंगे। अगर आप लोगों को दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करना पड़े तो -1 वाला आप उसके अंदर में यूज करेंगे। अब इसके अंदर में लॉग वगैरह लगाते हैं, लॉग लगाने के बाद में जो वोल्टेज मेरे पास में बन के आएगी दैट इज वीडी, क्योंकि मुझे इसको फाइंड करना है। जो मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाई है या फिर मेरे पास में जो डिफ्लेशन वीड थी या फिर जो वी नोट मेरे पास में डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरे पास में ईटा वीटी, आप इसको कैलकुलेट पूरा करेंगे, लोग एक्सपोनेंशियल ई लेके चलेंगे और ये आप ऊपर आएगा आई एफ डिवाइडेड बाई आई एस। ये मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब देखो इनके इफेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। अब ये कैसे कैसे इसके अंदर में इसको इफेक्ट करेगा। देखो आप लोगों ने देखा कि वीटी जो मेरे पास में था, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे होते हैं तो ये मेरे पास में इंक्रीज कर रहा होता है। आई एस जो मेरे पास में था, जब हम इसको इंक्रीज कर रहे होते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास में, जब टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, कितना 5 डिग्री टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, तो ये क्या हो गया, अपने आप में डबल हो जाता है।
उसी तरह से अगर ही मैं सैचुरेशन करंट जो मेरे पास में डबल हो रहा होगा, आई मेरे पास में डबल होने की कोशिश कर रहा होगा, तो ओवरऑल मैं फैक्टर की बात करूं तो ये लॉग एक्सपोनेंशियल वाला जो फैक्टर है मेरे पास में वो क्या हो रहा है, यहां पर ये डोमिनेटिंग फैक्टर कहलाएगा और ये मेरे पास में इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। लॉग के अंदर में जो आ रहा है वो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डोमिनेटिंग फैक्टर वीटी का ऊपर में हमने देखा था कि ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो क्योंकि जब हमने जीरो वैल्यू से और जब हमने रूम टेम्परेचर की 27 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए तो हमने देखा था कि 26 मिलीवोल्ट इसके अंदर में जनरेट हुआ था। तो इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर की बात करूं तो आईएस यानी कि सैचुरेशन करंट जो अपने आप को डबल कर लेता है वो यहां पर डिपेंड करेगा, वो डोमिनेटिंग फैक्टर के रूप में काम करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल मेरे पास में वीडी यानी कि जो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज मेरे को जो लगाना पड़ेगा डायोड के अक्रॉस है, जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरे पास में डिक्रीज होगा। जो कहानी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी, जस्ट वर्ड्स के साथ में एक कंसेप्चुअली तरीके से बताया, उसका यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं वो मैंने समझाने की कोशिश करी। ठीक है, अगर बात करें तो नॉर्मली अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर वीडी की बात करें कि कितना मुझे फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, तो अगर मैं बात करूं तो वीडी जो है वो लगभग 2 मिलीवोल्ट मेरे पास में रिड्यूस हो जाता है। 2 मिलीवोल्ट मुझे कम लगाना पड़ता है। और अगर पुराने रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में हुआ करते तो 2.5 वैल्यू भी हम वहां पर यूज करते थे। लेकिन अगर आप लोगों से आप कोई भी किसी भी एग्जाम के अंदर में ये पूछ लिया जाए कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ कि हमने फॉरवर्ड वोल्टेज कितना कम करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, किसके अंदर में, डायोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो डायोड के अंदर में आप लोग 2 मिलीवोल्ट उसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज कि 1 डिग्री सेल्सियस पर ये जो मेरे पास में फॉरवर्ड वोल्टेज लगा है ये कितना डिक्रीज हो जाएगा, ये मेरे पास में 2 मिलीवोल्ट डिक्रीज हो जाता है। किस पे, जब हम उसके अंदर में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो दो चीजें आप लोगों को इस फॉर्मूले के अंदर में समझ में आई होगी। यहां से ही आपके कंसेप्चुअल इक्वेशन बनते हैं। देखो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है लेक्चर हमारे थोड़े लंबे जाएं, लेकिन आपको बेस बनाते हुए आगे लेके चलूंगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखो आप लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आप लोग बस हवा में पढ़ लेते हैं, हाँ भाई वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज ज्यादा होगी, बस हाँ हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनको डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जैसे आप लोग को यहाँ पर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके अंदर में आपको समझ में आएगी क्या रीजन होता है। आप अपना थोड़ा दिमाग भी लगा पाएंगे। अगर हमारे पास में एग्जामिनर ने कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, तब आप लोग उसको इजीली सोल्व कर लेंगे। बस आपकी अप्रोच ही होनी चाहिए कि भाई मेरे पास में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा काम करेगा। तो ये आईएएस का आप लोगों को समझ में आया। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन जो इस लेक्चर का, यानी कि इतने जो टॉपिक मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत पढ़ाया है, डायोड के करंट को लेकर बात करी है, तो पूरा कंसंट्रेशन था मेरे पास में इस करंट को लेकर आईएफ, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आईएस से, और ये मेरे पास में होता है ईटा ई वीडी डिवाइडेड, जो मेरे पास में वोल्टेज लगाते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं, ईटा वीटी -1 हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से 3 फैक्टर के ऊपर में काम करने की कोशिश करी है। पहले मैंने आपको बताया कि आईएफ कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आईएफ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। फिर मैंने बात करी आप लोगों से कि सैचुरेशन करंट जो है वो कैसे इसके साथ में इंक्रीज होता है, तो डायोड के अंदर में 5 डिग्री पर ये डबल हो जाता है। फिर हमने बात करी कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो होती है वो हम उसके ऊपर में लगाएंगे तो वो कैसे डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर में। पूरा सेमीकंडक्टर ही टेम्परेचर का खेल है यार, ये बस छोटी सी दिमाग इसके अंदर में सेट कर लो आप लोग। बाकी तो वोल्टेज जो लगाएंगे वो इधर उधर करते हैं, हम कर लेंगे, बस टेम्परेचर के इफेक्ट को आपको समझना होता है। ये वीडी क्या करेगा, वीडी जो होता है मेरे पास में वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। आईएफ मेरे पास में न्यूट्रल रहता है, आईएस मेरे पास में डबल हो जाता है। वीटी जो आप लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने देखा था कि 0 से हम 26 मिलीवोल्ट पर गए थे, तो हमारे पास 0 से 27 पर गए तो हमारा जो टेम्परेचर जो वोल्टेज था वो 26 मिलीवोल्ट ही इंक्रीज हुआ था। तो बस इनका ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर में नहीं होता है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में रिवर्स बायस को लेके। ये पूरी कहानी थी मेरे पास में फॉरवर्ड बायस को लेके, और रिवर्स बायस के अंदर में क्या इसके अंदर यूज होता है, कैसे हमारे पास में डिप्लेशन विड्थ जो है वो चेंज होती है। तो इसके अंदर में फॉरवर्ड रिवर्स बायस को लेकर चलें तो इसके अंदर में थोड़ा सा ना एक डेवलप होगा, जिसको हम कैपेसिटेंस के रूप में भी बात करें, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर में आप लोगों ने देखा था कि 2 तरह के चार्ज होते हैं। एक मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज होता है एक एंड पे, और दूसरा मेरे पास में क्या होता है, इसके एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कैसे डेवलप होते हैं, यही सेम कहानी हमारे पास में रिवर्स बायस को भी लेकर रहेंगे, जो एक कैपेसिटेंस यहाँ पर डेवलप करेंगे। फॉरवर्ड बायस के अंदर में भी हमारे पास में कैपेसिटेंस डेवलप होता है, रिवर्स बायस के अंदर में हमारे पास कैपेसिटेंस डेवलप होता है। चलिए बात करता हूँ मैं पी एन डायोड को लेकर। जब मैं इसको रिवर्स बायस कर देता हूँ तो रिवर्स बायस करेंगे तो भाई इसको आप लोग मेरे को ये बताओ कि रिवर्स बायस के अंदर में मैं किसको पॉजिटिव से जोड़ूं और किसको नेगेटिव से जोड़ूं भाई। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो भी मेरे पास में
पी साइड है उसको मैं जोड़ देता हूं नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और एन टाइप है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि मैंने कनेक्ट कर दिया, ये पी है मेरे पास में, ये एन है, तो पी को मैंने नेगेटिव से और एन को मैंने जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आई। अब यहां पर जो मैं वोल्टेज लगा रहा हूं जिसको वी बोलते हैं, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए या किसी भी फॉर्मूला बुक के अंदर में देखेंगे तो इस वोल्टेज को वी आर बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिवर्स बायस जो वोल्टेज है उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, इसके अंदर में करंट को लेकर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, यहां पर आप लोगों को डिप्लीशन विड्थ को लेकर बात कर रहा है। तो डिप्लीशन विड्थ आप लोगों ने समझा था मेरे साथ कि जब हम रिवर्स बायस कर देते हैं तो मान लो पहले मेरे पास में डिप्लीशन विड्थ इतनी रहा करती थी, तो ये लगाने से मेरे पास में इसकी डिप्लीशन विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मान लो कि वो यहां पर पहुंच गई है, उनका एरिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जितना मैं व्हाइट कर रहा हूं ये सारा मेरे पास में क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया, डिप्लीशन विड्थ इसके अंदर में इंक्रीज हो गई है। अब ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है, मेन ये आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। पहले तो आपको इसका एनर्जी डायग्राम देख लो कि एनर्जी डायग्राम जो बैरियर विड्थ वाला बात कर रहे थे हम, तो बैरियर विड्थ के अंदर में आप लोग देख रहे थे कि इतना मेरे को वोल्टेज चाहिए, यानी कि ये अगर मैं इस पी साइड की बात करूं तो इतना वोल्टेज मेरे को चाहिए होता था यहां पर। अगर मेरे को यहां से होल को किस साइड में लेके जाना है, पी से एन की साइड में मेरे को होल के लेके जाना है, ये बीच में इसका बैरियर जो जंक्शन था वो बात कर रहे थे। अब मैंने इसके अंदर में क्या कर दिया, वोल्टेज इंक्रीज कर दी, यानी इसको मैंने रिवर्स बायस लगा दिया और मैंने इस पोटेंशियल को बढ़ा दिया। तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, यहां से चलेगा, ये एज इट इज रहेगा और यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये कितना मैंने एक्स्ट्रा उसके अंदर में लगाया तो ये वी आर बी हो जाएगा। ध्यान से सुनना इसको, रिवर्स बायस इसके अंदर में मैंने जो लगा दिया, पहले जो मेरे पास में बैरियर बन रहा था वी बी आई बन रहा था, जो मेरे पास में पहले जो बैरियर बिल्ट इन वोल्टेज के नाम से भी आप लोगों ने देखा था। लेकिन जैसे हमने उसको क्या किया, जैसे हमने उसके अंदर में वोल्टेज लगा दी, रिवर्स बायस उसको कर दिया, तो ये वोल्टेज इंक्रीज होकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चलेगी, यानी कि ओवरऑल अगर बात करूं तो ये मेरे पास में क्या होगी, ये वी जे, यानी कि जो मेरे पास में वोल्टेज इसके अंदर जंक्शन के अक्रॉस डेवलप हो गई है, इस जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज यहां पर डेवलप हो गई है उसको हमने वी जे से रिप्रेजेंट कर दिया होता है। ठीक है, अब वी जे से रिप्रेजेंट कर दिया तो इस वी जे की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि ये कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि डिप्लेशन विड्थ यहां पर जो इंक्रीज हुई है वो कहां से इंक्रीज हुई है, जैसे हमने उसके अक्रॉस यहां पर वोल्टेज जो लगाई है वो वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे तो इस वीजे यानी इस जंक्शन के अक्रॉस में इस वीजे की वैल्यू भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और वीजे की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो इसकी विड्थ जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे पास में विड्थ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, वी जे के ऊपर में, यानी जंक्शन वोल्टेज के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। तो जंक्शन वोल्टेज आप लोगों ने देखा कि जंक्शन वोल्टेज भी अपने आप में किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि पहले उसने कितना बिल्ट इन वोल्टेज डेवलप किया था, यानी कि कितना उसके पास में वी बी आई था, यह वी बी आई हो गया। तो वी बी आई बिल्ट इन वोल्टेज जो ओरिजिनली उसके पास में 0.7 था या 0.6 उसके अंदर में डेवलप हो जाता है जब हम उसको कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज उसके रोज नहीं लगाते, तो आयोन्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, आयोन्स इकट्ठे होने से वहाँ पे एक वी नोट डेवलप हो जाता है। तो ये बेसिकली वी नोट बोल दो, वी बी आई बोल दो, वही बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अब दूसरी चीज क्या रहेगी, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आई होगी कि दूसरा मेरे पास में वी आर बी ये फैक्टर आ गया, तो वी आर बी इसके अंदर में आ गया। तो यहाँ पर जो मेरे पास में डिपेंड करेगा जो इसकी विड्थ होगी, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डिप्लीशन विड्थ किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है जब हम रिवर्स बायस करते हैं। तो रिवर्स बायस के अंदर में डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर में बिल्ट इन वोल्टेज कितना था, प्लस में जो उसके अक्रॉस रिवर्स बायस हमने कितनी वोल्टेज उसके दोनों तरफ में लगा दी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि करंट किसके थ्रू यहां पर फ्लो होता है, तो करंट जो होता है रिवर्स बायस के अंदर में वो केवल और केवल फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण में। किसके कारण में होता है भाई, ये माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण में ये फ्लो होता है। और इस करंट का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां चलेगा, मेरे पास में N2P चलेगा। पिछले केस के अंदर जब फॉरवर्ड बायस कर रहे थे तो मेरे पास में P से N की तरफ में जा रहा था, लेकिन जब हम यहां पर बात करेंगे उसके अंदर में जो माइनॉरिटी कैरियर जो रिवर्स बायस कर देते हैं, और रिवर्स बायस के अंदर में करंट का जो फ्लो रहेगा वो N2P मेरे पास में यहां पर जाने वाला भैया आप लोग को। आई होप आप लोगों को ये चीजें यहां तक समझ में आ गई होगी। और जो करंट यहां पर आएगा, जो करंट यहां पर मेरे पास में डेवलप होगा उसको आप लोग करंट देंगे, रिवर्स करंट बोल सकते हैं या फिर आई नोट करंट के नाम से जानेंगे, कि रिवर्स करंट के नाम से आप लोग जानेंगे। और ये जो रिवर्स करंट होता है ये किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है, ये हमारे पास में डिपेंड कर रहा हो कि हमने इसके अंदर में कितनी बायसिंग कर रखी है, कितना उसके ऊपर में वोल्टेज लगाया है और कितना मेरे पास में बिल्ट इन वोल्टेज वहां पर डेवलप हुआ है। और इसी करंट को आप लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको आप लोगों ने पिछले क्लास के अंदर भी मेरे साथ में समझा था। इसको आप लोग जानते हैं या तो लीकेज करंट के नाम से जानते हैं, जब सेमीकंडक्टर आप लोगों को पढ़ाया था लीकेज करंट के नाम से जानते हैं, या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से भी जानते हैं। ये अपने आप में थोड़ी देर के बाद में सैचुरेट हो जाता है। या फिर आप इसको जानते हैं माइनॉरिटी कैरियर के नाम से, माइनॉरिटी कैरियर करंट के नाम से भी जानते हैं।
माइनॉरिटी कैरियर थर्मल, जो मेरे पास में थर्मली जनरेटेड करंट है उसके नाम से भी आप इसको जानते हैं। नॉर्मली आप लोगों को लीकेज करंट आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर में मिलेगा, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर में तो वहां पर आप लोगों को मिलेगा। अब इसके जो टिपिकल वैल्यूज होती हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कई बार आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि जर्मेनियम का जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, सिलिकॉन का जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कितना होगा, तो इसको हम इसके यूनिट के हिसाब से पहचानते हैं। जब भी हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो जर्मेनियम के अंदर में इस आई नोट की वैल्यू यानी कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इसकी वैल्यू होती है माइक्रो एम्पियर के अंदर में। और जब सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के अंदर में इसकी वैल्यू होती है नैनो एम्पियर के अंदर में। जब बीजेटी पढ़ेंगे, मोस्फेट पढ़ेंगे तो इस वैल्यू को हम वहां पर बार बार यूज करेंगे, नैनो एम्पियर को, माइक्रो एम्पियर को। नॉर्मली हमारे पास में जो डिवाइस होते हैं वो हम सिलिकॉन के थ्रू बनाते हैं, तो सिलिकॉन से ही ज्यादा हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो एविडेंस हमारे पास में मिल जाता है। अर्थ में जो मिट्टी है उसके अंदर में हमारे पास में सिलिकॉन बहुत ही अधिक मात्रा में है, तो सिलिकॉन इजीली हम अवेल कर सकते हैं। तो वहां पर आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे पास में डिवाइसेज होते हैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं वो आपको सिलिकॉन से बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि जो आई है वो मेरे पास में टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जो हमारे पास में टेम्परेचर के ऊपर में आई नोट, क्योंकि हमारे पास में किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर में डिपेंड कर रहा होता है। और आप लोगों ने देखा था कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, जो आई नोट मेरे पास में करंट आ गया यानी कि जो मेरे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट आ गया, ये किसके कारण में जा रहा है, ये जा रहा है भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के अंदर में। आप पहले लेक्चर को याद करो, जब मैंने कहा था कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि पी टाइप और मेरे पास में एन टाइप है, तो पी टाइप और एन टाइप थे, तो इसके अंदर सॉरी अगर मैं खाली पी टाइप की बात कर रहा हूं तो पी टाइप के अंदर में मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, यहां पर होल थे भाई आप लोगों के पास में, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर में क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन्स थे। आप लोगों को एक मैंने टर्म भी यूज करके दिखाई थी कि भाई यहाँ पर आप लोगों को थर्मली जनरेट किया तो होल्स तो जो थे वो मेरे पास में ऊपर जनरेट होकर 10 की पावर 6 चले गए, और इसके अंदर में जो बहुत कम हुआ करते थे, अब माइनॉरिटी कैरियर जो थे वो जब हम बात करें तो उसके अंदर में 10 की पावर 6 ही माइनॉरिटी कैरियर वहां पर डेवलप हुए थे। तो आपने देखा था कि जो होल यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके ऊपर में टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे उनके ऊपर में उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो ये बताओ कि आई नोट जो है वो किसके कारण फ्लो हो रहा है, भाई रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो तो यहाँ पर फ्लो कर रहा है मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण में। तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी मेरे पास में इंक्रीज हो जाएंगे, उनका फ्लो भी मेरे पास में इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास में टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आई नोट यानी कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास में जो टेम्परेचर है उसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपने उसके अक्रॉस कितना रिवर्स वोल्टेज यहां पर लगाया। ठीक है ना, दो फैक्टर पर ये डिपेंड, एक डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में, डिपेंड नहीं करता है वो रिवर्स वोल्टेज आप लोगों ने इसके अक्रॉस कितना लगाया। अब देखो इसके अंदर में कि छोटे सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बार बार आप लोग को भी ये समझना होगा कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सीधा मतलब है कि पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं चीज़ें आप लोगों के पास में लेके आ रहा हूँ कि जो भी हमने अपनी जितने भी कंपटीशन लाइफ के अंदर में आज तक देखी हैं चीज़ें, उसको ही यहाँ पर आप लोगों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। देखिए हमारी ये चीज़ तो ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर में, ये ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना तो वो सीखते हैं हम ठोकर खाकर, हर चीज को हम सीखते हैं ठोकर खाकर। लेकिन भाई दोस्त मेरे कुछ ऐसा करो ना कि आप हर बार वो ही ठोकर ना खाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि भाई इस रास्ते से जाओगे तो आपको ठोकर खानी पड़ेगी, जिंदगी में सीखना है तो ठोकर तो खानी पड़ेगी, किसी ना किसी चीज से आपको फेस तो करना पड़ेगा, हमेशा जो स्ट्रगल है वो तो करना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग ये सोचकर कि भाई यार मैं इस रास्ते से जाऊं तो मुझे वही ठोकर खाने को मिलेगी, तो आप लोग अपनी लाइफ के अंदर में कुछ इस तरह से करना चाहिए कि आप कुछ नया करके देखो, उसी रास्ते पर मत चलो जिस पे दुनिया जा रही थी, आप लोग वो करके देखो जो दुनिया ने नहीं किया, आप उसके अंदर में एक बार हाथ तो आजमा के देखो, डेफिनेटली आप लोग पाएंगे कि यू विल नियर टू द योर सक्सेस। ठीक है ना, वो चीजें हमें समझनी चाहिए कि अब आप लोग ये करते चले जाओ कि एक ही न्यूमेरिकल उसको 10 बार करते चले जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हीं को करते चले जाओ। मानते हैं यार प्रीवियस पेपर जरूरी है आपको कंसेप्चुअली आपको समझने के लिए कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस को अप्रोच करनी चाहिए, जो भी आपकी जो अथॉरिटी है वो किस तरह से आपके क्वेश्चंस को सोच रही है, किस तरह से आपके क्वेश्चन डेवलप करेगी, लेकिन आप उन पे ही डिपेंड मत करो। हो सकता है कि 40 से 50% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे मिल जाए, लेकिन हर बार थोड़ा ट्रेंड चेंज होता है।
ठीक है, तो वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, ज़्यादा इसका ऊपर में हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर में आते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़ें कि जो आई नोट जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। आई नोट मेरे पास में डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात करें कि कितना इसके अंदर में चेंज होता है, तो अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज होता है टेम्परेचर, तो जो आई नोट होता है, आई नोट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 7% वैल्यू इसके अंदर में चेंज हो जाती है। देखो, मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं किस किस पर बात कर चुका हूं। सबसे पहले मैंने सेमीकंडक्टर को लेकर बात करी थी, तो सेमीकंडक्टर पे हमने कहा था कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसका जो टेम्परेचर उसका जो करंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, वो कितना हो जाता है, वो होता है 2 टाइम्स हो जाता है भाई, ठीक है। फिर मैंने डायोड को लेकर बात करी, तो डायोड के अंदर में इसका सिनेरियो चेंज हो जाता है। डायोड के अंदर में 5 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाता है, ये 2 टाइम्स हो जाता है। यानी कि अगर उसके अंदर में 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास में इसके अंदर में जब 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। और इसके अंदर में बात करेंगे तो सेम वो, यानी कि 2 गुना उसका हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट की एक डायोड के अंदर में, तो जब आप इसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो ये 7% अपने आप को इंक्रीज कर लेता है। अब इसके अंदर में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि चाहे आप लोग इसको सिलिकॉन के लिए यूज़ करो, चाहे आप इसको जर्मेनियम के लिए यूज़ करो, दोनों के अंदर में ये वैल्यू क्या रहती है, मेरे पास में सेम रहती है। दोनों के अंदर में ये 1 डिग्री इंक्रीज करने से आपका 7% उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि आई नोट की वैल्यू आप लोगों ने देखी थी, आई नोट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जब हम सेमीकंडक्टर को लेकर बात कर रहे थे, तो आई नोट जो मेरे पास में टेम्परेचर 1 पर था, ठीक है, और फिर हमने देखा था कि 2 और इसके अंदर में T2 माइनस में T1 और डिवाइडेड बाई 10, ये आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था। जब हम टेम्परेचर 10 इंक्रीज कर रहे थे, तब आप लोग निकाल के देखा था 2 टाइम्स मेरे पास में हो रहा था। इसी तरह से वो हम वैल्यूज पुट करते जा रहे थे, हमारे पास में वैल्यूज उसकी डेवलप होती जा रही थी, ठीक है। तो ये भैया आप लोगों की कहानी थी किसकी, जो रिवर्स, जब हम किसी डायोड को कर देते हैं, रिवर्स बायस उसको कर देते हैं, तो कैसे उसके अंदर में जो चेंज आता है या फिर क्या उसके अंदर में करंट यहाँ पर डेवलप होता है, तो पूरा करंट उसके अंदर में रिवर्स सैचुरेशन को लेकर चल रहा होता है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर में जब हम रिवर्स डायोड कर देते हैं, तो उसके अंदर में करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने फॉरवर्ड करंट था, तो उसको आप लोगों ने पढ़ लिया। और जो विड्थ थी, विड्थ का भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि विड्थ जो इसके अंदर में इंक्रीज होती है, पिछली क्लास में बता दी थी मैंने, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो विड्थ होती है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि ये जो यहाँ पर डिप्लेशन विड्थ बन जाती है, जिसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, इस विड्थ को हम जो प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे पास में फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 एप्सन। एप्सन मेरे पास में क्या होता है, परमिटिविटी होती है, डिवाइडेड बाई मेरे पास में Q, और यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर में 1/NA प्लस में 1/NB से रिप्रेजेंट करेंगे, ND से, सॉरी, डोनर जो कंसंट्रेशन होती है, और बाहर इसके अंदर में आता है बिल्ट इन वोल्टेज। और पूरे का आप लोग इसके अंदर में क्या लगाते हैं, ये लगाना मत भूलना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ये स्क्वायर रूट इसका जो हम यूज करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये विड्थ का फॉर्मूला है, विड्थ जो मेरे पास में डिप्लेशन विड्थ यहाँ पर आप लोग की डेवलप होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का। नॉर्मल आप लोगों से किसी भी कम्पिटिटिव या वनडे एग्जाम के अंदर, वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विड्थ मेरे पास में किस पे डिपेंड कर रही होती है, तो विड्थ मेरे पास में डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेरे पास में 1 डोपिंग के, ठीक है। तो आप लोग भाई ये इतना ध्यान रखेंगे। बस इतनी आपकी कहानी थी डायोड को लेकर। और अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट की हम बात करते हैं, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, हमारे पास में पिछला जो था, I दैट विल बी इक्वल टू कितना था, IS e की पावर VD डिवाइडेड बाई ईटा VT -1 यूज करते हैं, और यहीं से हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आता है। पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है कि जो मेरे पास में करंट है, यानी कि I जो था, वो मेरे पास में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है उसी के बराबर रहेगा, यानी कि रिवर्स बायस करंट जो रहता है वो सैचुरेशन करंट होता है, उसी के इक्वल में हम इसकी वैल्यू लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अब आप लोगों के साथ में हम बात करेंगे इसकी जो करैक्टरिस्टिक है या फिर इसके डायग्राम को कैसे हम यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर में देख लेते हैं। तो इसके अंदर में मैं फॉरवर्ड बायस को लेकर बात करूँ तो VI करैक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी डायोड का कैसे हमारे पास में बिहेवियर रहने वाला है। इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे बीजेटी के ऊपर में। बीजेटी का इन्हीं से ही रिलेशन रहेगा, जिस पे हम लोड लाइंस को लेकर बात करेंगे, VI करैक्टरिस्टिक को लेकर बात करेंगे, फिर ओपन जो मेरे पास में सर्किट रहेगा, या फिर मैं जो कॉमन बेस रहेगा, कॉमन कलेक्टर रहेगा, कॉमन एमिटर रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम इसको लिखते हैं। देखो, जब मैं बात करूं कि मेरे पास में एक डायोड है, यहाँ पर आप लोगों को एक समझ पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में डायोड का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है मेरे पास में VD मैंने इसके अक्रॉस लगाई हुई है, जो मेरे पास है
VD इसके जो अप्लाइड वोल्टेज है वो यहाँ पर आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैं इसके ऊपर में धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, या फॉरवर्ड वोल्टेज आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर में जो करंट यहाँ पर मैं फ्लो करवा रहा हूँ उस करंट को हम नाम देते हैं, लेट सपोज IF मेरे पास में करंट इसका फ्लो कर रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्योंकि मैं यहाँ पर बात करूंगा सिलिकॉन को लेकर, तो सिलिकॉन के लेकर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है इसकी, या फिर जो वोल्ट और एम्पियर के बीच में हम कैसे, क्योंकि ओम्स लॉ को तो फॉलो करेगा नहीं, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो भैया इसकी रिलेशन कुछ इस तरह की बन जाती है सीधी सीधी। अब यहाँ पर ये इस तरह का डिजाइन तो बनेगा नहीं इसका। अब इसको बनाने के लिए हमें एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा कि कैसे इसके अंदर में चल रहा होता है। अब यहाँ पर मैं इसके साथ में रिप्रेजेंट करता हूँ अगर किसी ने पीछे का नहीं समझा और यहाँ पर भी अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझ लेता है तो पूरी कहानी उसको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं करंट को रिप्रेजेंट करूंगा, IF करंट होगा फॉरवर्ड करंट, जो कि मेरे पास में होगा मिली एम्पियर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर वोल्टेज जो होगी मेरे पास में मिली वोल्ट या वोल्ट के रूप में भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज यहाँ से शुरू करेगा चलना, मान लो 0 था तो इसके अंदर में मैंने वोल्टेज अभी 0 लगाई, कोई भी वोल्टेज नहीं है तो कोई भी करंट इसके अंदर में नहीं होगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन पर ये यहाँ रहेगा। अब मैंने वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाया, मान लो मैंने इस वोल्टेज को कर दिया 0.1 कर दिया, 0.1 पर भी देखेंगे कि कोई भी करंट इसके अंदर फ्लो नहीं किया। भाई वोल्टेज तो ये इंक्रीज होती जा रही है ना, वोल्टेज की तो वैल्यू क्या है मेरे पास में एक्स एक्सिस की तरफ में, और करंट जो मेरे पास है वाई एक्सिस पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। चलिए अब मैंने इसकी वोल्टेज को क्या किया, नेक्स्ट इंक्रीज कर दिया और इसकी वोल्टेज मैंने कर दिया 0.4 कर दिया। 0.4 पर पहुंचा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी कोई करंट इसके अंदर में फ्लो नहीं किया। अब थोड़ा इसके अंदर में ट्यूज डालते, अब मैं इसको एक ऐसी वैल्यू पर ले गया जो किसकी कट इन वोल्टेज की वैल्यू होगी। कट इन वोल्टेज का मतलब क्या था भाई, समझ में आया ना कि कहां पर मुझे यूज करना है। तो कट इन वोल्टेज का मतलब होता है कि आप लोग कितनी उसके अंदर में वोल्टेज दें कि इस डायोड के अंदर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, यानी कि IF जो करंट है मेरे को फ्लो होना शुरू हो जाए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप यहां पर पहुंचे, यानी कि ये इसकी कट इन वोल्टेज है, तो कट इन वोल्टेज को V और इसके सबस्क्रिप्ट में इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। VBI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V गामा से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उससे इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। फिर यहां पर क्या करेंगे, अगर ये ग्राफ इंक्रीज करता जाएगा, अब यहां पर इसके अंदर में नॉन लीनियर इसकी वेरिएशन होनी शुरू हो जाएगी, और नॉन लीनियर वेरिएशन होगी और आप इसके ग्राफ को यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका ग्राफ भाई कुछ इस तरह का जाएगा, ये कुछ इस तरह का, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा कर्व ऐसे कर्व होता हुआ इस तरह से जाएगा, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस तरह से एक सैचुरेट वैल्यू ये अपनी अचीव कर लेगा, जो कि मेरे पास में क्या होगा, I करंट इसका आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास में करंट यहां पर आप लोग देखेंगे, तो जो जिनर डायोड जर्मेनियम की डायोड होगी, तो ये करंट जो फॉरवर्ड करंट होगा वो मेरा माइक्रो एम्पियर के अंदर में होगा, और जब सिलिकॉन का अंदर में यूज करेंगे तो सिलिकॉन के अंदर में ये करंट मेरे पास में नैनो एम्पियर के अंदर में इसका फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे पास में कौन सी थी, IF और VD के बीच में जो हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक में देखेंगे तो ये क्या कर रहा होगा, ये अपनी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, और उस पॉइंट तक जब वो कट इन वोल्टेज पर पहुंच जाएगा तो वहां से ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो अपने उसके अंदर में फॉरवर्ड बायस हो गया है, और वो अब उसके अंदर में करंट फ्लो यानी कि फॉरवर्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में अब बात करें इसकी रिवर्स सैचुरेशन करंट को लेके, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट कैसे होता है भाई, रिवर्स सैचुरेशन करंट अपने आप में क्या होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे उन्हीं के कारण फ्लो कर रहा होगा, और ये मेरे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू को लेकर चल रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव करंट इसके अंदर में होगा, क्योंकि पॉजिटिव करंट अगर आप लोग ऊपर की तरफ में मान रहे हैं, यानी कि P से N की तरफ में मान रहे हैं, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट आप लोगों ने देखा था कि वो फ्लो कहां से करेगा, N to P करेगा। N to P करेगा तो उसका क्या होगा, नेगेटिव टर्म आ जाएगी, यानी कि जो मेरे पास में सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन करंट आएगा, और इसके ऊपर में रिवर्स वोल्टेज लगाते चले जाएंगे VBR, यानी कि मैंने उसके ऊपर में क्या कर दिया, एक रिवर्स बायस्ड वोल्टेज लगा दिया, तो करंट उसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बस ये छोटी सी ग्राफ थी, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। नेक्स्ट जो मेरे पास में लेक्चर रहेगा उसके अंदर में मैं आप लोगों से बात करूंगा जो इसकी रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके रिलेटेड जितने भी हमारे पास में न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको लेकर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में शुरुआत करेंगे, और नेक्स्ट में हम जितना भी हमारे पास में डायोड पूरा कंप्लीट वहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा, पूरा हमारे पास में बस ज़्यादा आपको लोगों का बचा नहीं है। एक डायोड खत्म होते ही आपका बीजेटी मैक्सिमम 2 क्लास लेगा, फिर जो मॉसफेट या फैट जो हमारे पास में है उसकी मैक्सिमम हमारे पास में 2 या 3 क्लास होंगे, पूरा चैप्टर EDC का हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो भी हमारे पास में नोट्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई। जुड़े रहिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल गया है अपनी प्रिपरेशन को, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको ब्रूम करने का, ठीक है। थैंक यू।